हमारे हर दिल अजीज अशरफ साहब आ गए और आए भी हैं विद मार्कर्स। अशरफ साहब वेलकम इन द क्लास। आई वाज इंक्वायरिंग अबाउट ये कहाँ रह गए अशरफ साहब? ये तो नाम कहते हैं, हमने समझा कि वो पानी लेके आ गए। अच्छा घूमते भी सबने समझा होगा कि आज कुर्बानी आ गई। अच्छा चलो यार, once again bismillah in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear students, today we are going to discuss income from property. Is it okay? Yes. Income from property. As discussed earlier, there are how many heads of income in the income tax ordinance 2001? There are 5 heads of income. One is discussed, and today we are going to the second head of income, that is income from property. Salary was taxable on receipt basis. पैसा मिल गया, सैलरी मिल गई तो क्या था? टैक्स था। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये है क्या और ये कैसे टैक्सेबल है? डेफिनेटली प्रॉपर्टी से क्या आपके जहन में आता है? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और प्रॉपर्टी में देखा जाए तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो कोयटा से चलकर लाहौर आ सकती है साहब साहब। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको कोयटा लाहौर आ जाओ, कोयटा को उठा के लाहौर लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो इसका मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट होती है, जहाँ पे है उसने वहीं पे रहना है। फिरोजपुर रोड ने यहीं पे रहना है, ICMAP की बिल्डिंग ने यहीं पे रहना है, बिल्डिंग चलती फिरती नहीं है, इसलिए कहा जाता है इमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी मूवेबल, आपकी गाड़ी मूव कर सकती है। कोई भी चीज जो आपकी मलकियत में है जो मूव कर सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। कोई भी चीज जो कि आपकी ओनरशिप में है और वो मूव कर सकती है तो वो क्या हो जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरा मोबाइल मेरी ओनरशिप में है, ये मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा? मूवेबल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर कैंट में है, लाहौर कैंट में, वो वहीं पे है, तो वो मेरे साथ यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आता, तो वो मूवेबल होगा या सिर्फ सब इमूवेबल होगा? इमूवेबल होगा। तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल से है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किससे है? इमूवेबल से है। अभी इमूवेबल में भी हम आगे बात करते हैं, मुझे लिखने दो। सेक्शन 15। अशरफ साहब जो मार्कर नहीं लेके आए वो तो ठीक है, लेकिन पुरानी में भी इनकम डालेंगे तो राव साहब आप जहमत करेंगे, ये डालें इसमें। तो सेक्शन ये आई होप विजिबल होगा। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 डील्स विद व्हाट? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया है और यहाँ से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, और इमूवेबल में भी दो चीजों में इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है, एक बिल्डिंग में और एक लैंड। बिल्डिंग तो आपको साफ पता चल रहा है कि जमीन के ऊपर कुछ तमीर किया गया है तो वो बिल्डिंग है, और लैंड है ये फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तमीर कुछ नहीं किया गया हुआ, ये ओपन प्लाट वगैरह हो सकता है, एक ग्राउंड भी हो सकती है। आपने कहीं क्रिकेट का मैच रखा हो सैटरडे संडे को, आप खेलने चले जाते हैं,
ग्राउंड वाले आप अच्छी मेंटेन की हुई है उन्होंने, वो फ्री में खेलने देते हैं। क्या कहते हैं? अगर तो आप सिटी एरिया में खेलने जा रहे हैं, लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, पेशावर, आप अगर कोई अच्छी ग्राउंड बुक करवाते हैं, खेलने जाते हैं तो बुक करवानी पड़ती है। बुक करवा के फिर आप जाते हैं कि हम वहाँ जाके खेल लें, वहाँ जाके हॉकी खेल लें, फुटबॉल खेल लें, आपको पहले बुक करवानी पड़ती है और बुक फ्री में हो जाती है, आप उसका किराया देते हैं। तो अगर वो ओपन प्लाट वो आपको इस्तेमाल के लिए देता है कोई, और इस्तेमाल करके आप कुछ फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके ओनर को क्या देंगे? रेंट देंगे। और रेंट फिर कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जनाब, चाहे लैंड से आ रहा हो, चाहे बिल्डिंग से आ रहा हो, ये ओपन प्लाट, प्लेग्राउंड्स, एग्जैक्टली, तो ये इस तरह करके। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सैलरी थी वो सिर्फ और सिर्फ रसीड बेसिस पे थी, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा उसको मैं एब्रीविएट करता हूँ RCT के साथ। आप लोगों ने भी याद कर लेना है, RCT, R फॉर रेंट, C फॉर चार्जेबल, T फॉर टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स क्या सिर्फ रिसीट बेसिस पे होगा? एडवांस भी हो जाता है। हाँ, एडवांस वगैरह सब प्रॉपर्टी पे जो होता है। रेंट जो है वो रिसीव हो गया है या रिसीव एबल है? रिसीव हो गया है या रिसीव एबल है? हम इसको इस तरह एग्जाम्पलीफाई करते हैं। तो ये दोनों सूरतों में पहले तो लिख लेते हैं कि चाहे रिसीव्ड हो गया है, जी बोर्ड पे इतना बारीक लिखा हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है ना जी? हाँ, जूम वाले जो है ना, रिसीव्ड है या रिसीव एबल है। मिसाल के तौर पर सैलरी में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 1/7/2021 को आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है और टैक्स ईयर एंड होता है 30 जून 2022 को। ये पीरियड जो है 12 महीनों का है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी हमेशा, अगर आप ये पहला महीना जुलाई का है तो वो जब जुलाई खत्म हो जाता है तो सैलरी आपको देता है अगले महीने की 15 तारीख को। ठीक हो सकता है ना ऐसा एम्प्लॉयर कि जुलाई वाली सैलरी मिलेगी 15 अगस्त को, अगस्त वाली सैलरी मिलेगी 15 सितंबर को, और इसी तरह काम चलता रहेगा। और जब जून की सैलरी आएगी वो कब मिलेगी? जुलाई की 15 को। तो यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड के दौरान महीने तो 12 हैं, लेकिन इस एम्प्लॉय को सैलरियां कितनी मिली हैं? 11। ठीक, तो 11 महीनों की सैलरी टैक्स होती है इस टैक्स ईयर में, सही। लेकिन अगर किराए पे एक आपने मकान चढ़ाया है, एक बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई है, उसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं कि 1 से लेकर 31 जुलाई होता है या 30 जुलाई होता है? 30। तो जुलाई का महीना खत्म हुआ, लेकिन रेंट पे होता है 15 तक। हर महीने की 15 को देते जाते हैं। एक्चुअली रिसीव 11 हुए हैं। जो जून है 2022 का, उसके पैसे मिल रहे हैं जुलाई की 15 को। यहाँ तो 11 मिले हैं, लेकिन एक महीना जो है वो रिसीव एबल है, तो यहाँ पे 12 महीने के पूरे पैसे जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे, यहाँ 11 नहीं। बात समझ आ गई? तो ये है रिसीव्ड या रिसीव एबल, ये दोनों सूत्रों में होगा। हाउस ऑफ विजिट ओके। तो रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स, वो पेपर में कह देगा
RCT, rent chargeable to tax is only on receipt basis. आप कहेंगे कि हमने धोखा नहीं खाना, ये रसीद और रिसीवेबल बेसिस दोनों के ऊपर है। और रिसीवेबल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी के साथ कंपेयर करके इस तरह आपकी सैलरी की रिवीजन भी होगी, ये आपको पता चल गया और साथ में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई। अच्छा, रेंट का मतलब क्या है? रेंट का मतलब क्या है? आप प्रॉपर्टी किसी को दे देते हैं, वो उस पे ऑक्युपाई करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उस इस्तेमाल की एवज जो आपको पैसे देता है उसको क्या कहा जाएगा? रेंट। यहाँ रेंट में कुछ वो एक और चीज भी ऐड करने लगा है, वो चीज क्या होगी? फोरफिटेड एडवांस। साहब, फोरफिटेड एडवांस। अब आपके ज़हन में 4 फीट से क्या आता है? जब्त हो गया। 4 फीट जब्त करना, फोरफिटेड एडवांस। बयाना, टोकन मनी, ये अल्फाज आपने सुने हुए हैं? मसलन के एक सेलर है, एक बायर है, एक प्रॉपर्टी है, दरमियान में एक प्रॉपर्टी है, वो लैंड भी हो सकता है और वो बिल्डिंग भी हो सकती है। सेलर कहता है जी ठीक है मैं अपना मकान तुम्हें बेच देता हूँ, बायर कहता है ठीक है जी मैं खरीद लेता हूँ। सेलर कहता है लेकिन पैसे दो, बायर कहता है जी अब नहीं दे रहा, 2 महीने के बाद दे दूंगा। तो सेलर कहता है कि 2 महीने बाद अगर तुम लेने ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर ठीक है कोई मसला नहीं, हम एग्रीमेंट करते हैं और मैं कुछ पैसे तुम्हें अभी दे देता हूँ ताकि अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम मेरे पैसे वापस ना करना, ठीक है? तो बायर जो है वो प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का कुछ हिस्सा सेलर को दे देता है। इस अमाउंट को कहते हैं बयाना हो गया, टोकन मनी हो गया, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस दे दिया। 2 महीने के बाद उस्मान साहब प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल नहीं रहते, लेट्स सपोज कि, लेकिन फर्ज साहब कहते हैं जी पैसे लेके आओ अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। उस्मान साहब कहते हैं कोविड की वजह से हालात खराब थे, मेरा तो कारोबार ही नहीं हो सका, तो इसलिए जो है ना मैंने आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 10 लाख एडवांस दिया था, वो आप मुझे वापस कर दो। फर्ज साहब कहते हैं मैं इतना बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? मैंने ये मुआहदा होता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो बयाना जब्त हो जाएगा, ये है वो फोरफिटेड। अगर सेलर प्रॉपर्टी के लिहाज से कुछ बयाना या टोकन मनी उसको फोरफिट कर लेता है, उसे फोरफिटेड एडवांस कहा जाता है। फोरफिटेड जितना भी एडवांस हो जाएगा वो जो कमाई आप बेसिकली फिर आपकी कमाई हो जाएगी। अगर फर्ज साहब जो हमने कहा, फर्ज साहब उस्मान के जो बयाना है उसको वापस नहीं करते और प्रॉपर्टी भी नहीं बेचते, तो ये जो इनको फर्ज साहब के पास पैसे आए हैं वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और वो रेंट चार्जेबल टू टैक्स में जाके शामिल हो जाएगा। अशरफ साहब ठीक है जी, मुझे पता चला आप बहुत पढ़ते हैं, ऐसे ही है। अच्छा ये नोट करें, अगर ये बंदा ये भी एफर्ट करता रहा ना, आपने घर नहीं जाना, स्कर्दू नहीं जाना, पेपर जब डेट हो जाएगी फाइनल हो जाएगी, टेस्ट सेंटर कौन सा रखा है आपने? लाहौर रखा है, तो बस आपने पेपर दे के जाना। आपने कौन सा रख लिया है? कोयटा से लाहौर कर लिया है, ये भी ठीक है, आपने अच्छा कर लिया है। आपने सैफ कोयटा से लाहौर कर लिया है, चलो सही है। किसी लाहौर वाले ने कोयटा तो नहीं कर लिया? हाँ देख लिया, अच्छा चलो ठीक है। मार्कर ब्लू यूज कर रहे हैं। हाँ तो मार्कर ब्लू यूज कर रहे हैं। ब्लू यूज को क्यों? पता नहीं, 2-3 लोग कह रहे हैं वो इसलिए कि ये बहुत ब्रेक लिख रहा है, नया नया मार्कर। तो आपने इंक भर दी, ये जब मोटा हो जाएगा तो ये सही लिखना विजिबल हो जाएगा। तो अशरफ साहब इसको ना
उधर कायदे आज़म लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ गप्पे तो नहीं लगाते रहते, कितना टाइम पढ़ते हो? हाँ 3 बजे पढ़ना शुरू करते हो? ये तो बहुत लेट शुरू करते हो यार। यू मस्ट बी देयर एट 11 o'clock। नाश्ता करो, नाश्ता करके चले जाओ, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक खूब पढ़ो, 1 से 2 नमाज पढ़ो, साथ में हल्का फुल्का वहां से कोई लंच शंच करो, और फिर 2 से दोबारा जो ताज़ा दम हो गए फिर 6 बजे तक टाइम लगाओ, और वहां से फिर एकेडमी आ जाया करो। यहाँ से जो पढ़ते हो जाके बेड पे सोने से पहले उसको रिपीट किया करो, तो फिर इंशाल्लाह गारंटी हो जाएगी। जब आप यहाँ से जाए वापस अपने अपने इलाकों में, तो आप हैप्पी हैप्पी जा रहे हो कि यार जिस मकसद के लिए लाहौर आए थे वो पूरा हो गया। ठीक है ना जी? तो उधर गप्पे ना मारते रहा करो, और इधर उधर भी ना देखते रहा करो। वो जहाँ पे कायदे आज़म लाइब्रेरी है वो जगह इतनी अच्छी नहीं है सराउंडिंग में, ठीक है ना? मुझे लगता है तुम पहाड़ियों के आगे पीछे घूमते रहते हो। घूमते तो नहीं हो? अब पता चल गया। चलो ये भाई आए थे मस्जिद बुजुर्ग करके चले गए। हाँ, उधर मस्जिद भी है। ये आए थे मस्जिद में बुजुर्ग करके चले गए। देखो, क्योंकि मैं भी तो कायदे आज़म लाइब्रेरी जाता रहा हूँ ना, बागी जनाब में बैठ के मुझे भी पढ़ने का एक्सपीरियंस है, फिर वहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ने का भी है, तो इसलिए अगर वहाँ पे जाके डीट्रैक हो गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। पहाड़ियाँ बहुत खतरनाक, और आप है भी पहाड़ी इलाके की, शायद कहते चलो यार। फोरफिटेड डिपॉजिट का पता चल गया जी। अच्छा यार, यहाँ पे ना ओनर का वर्ड कहीं यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है जी? सर इसकी दूसरी लाइन में ऑनर ऑफ लैंड जो आप देखो ना, रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। कि अब यहाँ से आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप समझ रहे होंगे कि ओनर ही जब प्लाट को और बिल्डिंग को किराए पर चढ़ाएगा, किराया लेगा, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अभी ओनर कौन है? जिसके नाम पे है बल्कि जिसके नाम पे है। ये आपने कैसे समझा? क्या ओनर की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है? क्या जो डेफिनेशन क्लास नंबर सेक्शन 2 है उसके अंदर क्लासेस हैं, क्या वहां पे कहीं ओनर को डिफाइन किया हुआ है? देखें, किया है? नहीं किया हुआ, तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। फिर ओनर एक बहुत खुली डेफिनेशन बन गई है, ठीक है? तो मैं एक सर्कुलर देख रहा था, सर्कुलर का तो पता है ना सबको, सर्कुलर एक इशू हुआ है 1959 में, 1959। उसमें ओनर को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, वो एक्ट के अंदर नहीं है कहीं पे भी। तो उसको 1959 में ओनर को उसने कहा कि सिर्फ जिसके नाम पे रजिस्ट्री है ना, उसको ओनर नहीं कहा जाएगा। ओनर में ये भी शामिल है, बात में बहुत बड़ी तो नहीं कर रहा, आप लोगों के फेस पे लग रहा है जैसे। अच्छा, ओनर सिर्फ जिस ओनर, वैसे हम यही समझते हैं कि फर्द ਤੁਹਾਡੇ नाम है, रजिस्ट्री आपके नाम है, आप ओनर। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए ओनर की डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं की गई। तो सर्कुलर 1959 में एक आया, उसमें लिखा गया कि इवन जो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए फाइनेंस करता है, बिल्डिंग है ना ये वाली, अगर इसको अस्करी ने फाइनेंस कर दे, बिल्डिंग बना लो, अस्करी इज ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है? तो सिर्फ अस्करी के नाम पे हाउएवर रजिस्ट्री तो नहीं है। जस्ट ड्यू टू फाइनेंसिंग अस्करी हैज बिकम द ओनर। और अगर यहाँ से कुछ रेंट आएगा, अस्करी को जाएगा, तो अस्करी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमने लोन लिया अस्करी से, हमने बनाई अपने नाम पे लोन। हाँ, तो उसके लिए आगे और तरीकाकार आएगा। तो वो अब आप ही इसको रेंट पे चढ़ा के अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर देंगे, और जो अस्करी ने आपको लोन दिया आप उनको प्रॉफिट और डेट दे दोगे, तो ये अस्करी का इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि अस्करी का काम है क्या?
अगर अगर एक खाली जगह पड़ी हुई है, अस्करी कहते हैं तुम साइड पे हो जाओ, ठीक है, हम फाइनेंस करते हैं, बनाते हैं, हम रेंट खुद ही कर लेते रहे करके, तुम इतना दरमियान में से लेते जाना। तो अभी अभी बताओ कि अस्करी की जो वहाँ इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना यार। ये जैसे अस्करी ने कहा तुम्हारे पास लैंड है, तुम बना नहीं सकते, ना तुम्हारे पास माइंड है, ना तुम्हारे पास प्लान्स है, ठीक है। तो अस्करी ने फाइनेंसिंग की खुद बना दी है, ठीक है तुम हर महीने इतने हमसे लेते रहा करना, क्योंकि तुम्हारी लैंड है ना, लेते रहना, बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे। अस्करी वालों ने फ्लैट श्लैट बना लिए, जो कुछ भी बनाना था बना लिया, हर महीने रेंट इकट्ठा करते हैं, मालिक होने की वजह से, लैंड के ओनर होने की वजह से आपको कुछ भी देते रहते हैं, ग्राउंड रेंट देते रहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अस्करी की ये वाली इनकम क्या हो जाएगी? बिकॉज according to that circular they are owner because they are financing the project. अच्छा यार, एक और चीज है, रेंट की समझ आ गई सब? रेंट की नहीं समझ आई? सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्री नहीं होती। अगर आप शेखपुरा रोड पे चढ़ जाए और लाहौर से बाहर निकले तो सारा फैक्ट्री एरिया नहीं आ जाता राइट लेफ्ट पे, तो कुछ फैक्ट्री के मालिक हैं, वो फैक्ट्री नहीं चला सकते, वो फैक्ट्री की फैक्ट्री ही रेंट पे दे देते हैं। बुजुर्ग हो जाते हैं, आगे बच्चे नहीं हैं या कोई और मसाइल है, तो कहते हैं यार हम फैक्ट्री तो चला नहीं सकते, तो हम अपनी फैक्ट्री को रेंट पे दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर डाइंग करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, कपड़ा काटने वाली मशीनें लगी हुई हैं, कपड़े को स्टिच करने वाली लगी हुई है, अंदर प्लांट पड़े हुए हैं। अब क्या होगा? मालिक ने फैक्ट्री को, उसके प्रेमिसेस को प्लांट और मशीनरी के साथ किराए पर दे दिया। अब इनकम जो वहां से डेफिनेटली आ रही है, अब ऑप्शन है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इसका आंसर, इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसका आंसर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आंसर है। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। अदर सोर्स। तो बस अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड या बिल्डिंग आप along with प्लांट एंड मशीनरी लेट कर देते हैं, किराए पर दे देते हैं, तो जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को सेक्शन कौन सा डील करता है? सारे चुप करेंगे, राव साहब बताएंगे। Which section deals with the income from other sources? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। I think 20. राव साहब, it is not good. It's bad. अच्छा ये बताओ, ये ग्रीन क्यों चल रहा है जी? ये बैटरी फुल है, सही है। तो चार्जिंग के बगैर भी ये फुल चल रहा है? नहीं, ये चार्जिंग सही है ना, ये देखो ब्लू तो ये सिग्नल सही है, मतलब 4G है। बैटरी ये बैटरी सही है। हाँ, Section सेक्शन 13. Rav sir, when will you memorize the sections? ये मैंने टाइम एंड अगेन को आप स्पोरेडिकली कह सकते हैं इंग्लिश में। सो स्पोरेडिकली आई एम emphasizing on my request. Please memorize the titles of each section which is in your syllabus, whether of income tax ordinance or sale tax act. कब करोगे? अब नहीं करोगे तो फिर यू आर लेट, ट्रेन गुजर चुकी होगी, फिर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। अब वापसी का कोई टाइम नहीं है। सैफ आपको सारे आते हैं ना सारे? अभी काफी याद किए हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन कौन सा है? हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ, इस पे जोर दो, आगे बढ़ो। अच्छा, अगर मैं घर किराए पे देता हूँ और साथ में किराए के साथ, घर के साथ बेड लगा के दे देता हूँ, जो बल्ब लगे हुए हैं, यूटिलिटीज
पानी का जो है वो बिल, सारा कुछ कहता हूँ साथ में, इसका भी तुम मुझे दे दिया करो। तो ये चीजें हैं, ये क्या है? सहूलियात, अमेनिटीज। ठीक है, अमेनिटीज दे दी, साथ में जो यूटिलिटी दे दी मैंने कि इंटरनेट भी लगा होगा जी आपके, आप हॉस्टल में रहना जी, हाँ जी हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में आपको पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, टेलीफोन की सहूलत भी होगी, गैस भी लगी होगी। आपने बस मुझे 20,000 रुपये कमरे का दे देना है। अब 20,000 के अंदर 15,000 आपका रेंट होगा पर मंथ, और 5,000 की जो सहूलियात है, जो अमेनिटीज है, जो यूटिलिटीज है, इनके आप दिया करोगे, देते हो ना? अच्छा, अब जो ओनर है, जो जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो रही है, वो ये जो अमेनिटीज है, जो यूटिलिटीज है, इसमें भी कुछ इनकम कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप वो 5,000 आपसे ले रहे हैं ना, ले रहा है या नहीं ले रहा? ले रहा है। इन चीजों की मद में यूटिलिटीज और अमेनिटीज के बेड शेड भी लगा के दिया हुआ है, मैट्रेस भी लगा हुआ है, सारा कुछ दे रहा हूं, तो इसके भी मैं पैसे लूंगा। 5,000 ले रहे हैं, लेट सपोज कि उसको बिजली का पड़ रहा है 1,000, 200 रुपया नेट का पड़ रहा है, 100 रुपया सीवरेज के पानी का या दूसरी का पड़ रहा है, और क्या रह गया? गैस का 50 रुपए पड़ रहे हैं। 5,000 ले रहा है, माइनस इतने करो, कितने हो गए जी ये? 1,200, 1,300, 1,350, 1,350, 5,000 माइनस 1,350, 3,650। जनाब, इन दी head of amenities and utilities, he is earning what? 3,650. This 3,650 is income from properties or some other head? Other source. Income from other sources. कुछ बल्ले पड़ रहे हैं? ठीक है जी। तो एक लीज पे प्रॉपर्टी चली गई, और लीज में जाते हुए वो विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह के साथ चली गई, तो फिर जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। बिल्डिंग वगैरह मिल गई, साथ में अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज मिल गई, तो अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज पे जितना खर्चा आया और जितने पैसे रिसीव कर रहा है उसका फर्क, अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम Other sources. अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात होने लगी है, और वो ये है अशरफ साहब, वो बात ये है, आप मार्केट कहाँ से लेके आए हो आज? रास्ते में। रास्ते से पैदल आते हो वहां से? जी सर, वहाँ से पैदल आए। कायदे आज़म लाइब्रेरी से पैदल आते हो आप लोग? हाँ तो ही नहीं यार, कोयटा वाला और स्कर्दू वाला वहां से पैदल आते हैं राव साहब, 3-4 किलोमीटर तो होगा या नहीं? 10 मिनट। 35 मिनट लगते हैं। हाँ? 35 नहीं 35, 10-15 मिनट लगते हैं। नहीं 10। चलो फिर आज फिर ये इससे गपशप होगी, वापस आ जाओ। अच्छा, पॉइंट डिस्कस होने लगा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। मेरे पास एक हॉस्टल है एकेडमी के साथ, मुझे कोयटा से रिजवान शाह साहब कोयटा से चलने लगते हैं, सर मैं एकेडमी में लाहौर खुद फिजिकल पढ़ने आ रहा हूँ, तो एकेडमी में तो मैं आपसे पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे साथ में हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए। मैं कहता हूँ आज यहाँ पे कमरा जो है ना वो मिलता है 10,000 रुपए का पर मंथ। कितने का? 10,000। 10,000। मैं कहता हूँ यार मेरा स्टूडेंट है, कोयटा से आ रहा है, इसका ख्याल करते हैं। ख्याल किया भी है हमने जनाब, ठीक है। अच्छा, ख्याल करते हैं तो इनको हम ऐसे कर लेते हैं कि इनसे रूम का जो हम इनको हॉस्टल देंगे ना, उसका रेंट हम 10 की बजाय कितना ले लेते हैं? 7,000। अब बताओ, जब मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हुए वहां पे जो रूम मैंने सिर्फ कुछ एफिलिएशन की वजह से, सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से कम ले लिया, ठीक है, मेरी
एक्चुअल जो मैंने रिसीव किया उस पे टैक्स के लिए पेश करूंगा, एफबीआर को कहूंगा मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 7,000 हुई है, या मैं कहूंगा मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10,000 हुई है। 10,000 याद रखिएगा, हायर ऑफ बट ये मैंने पॉइंट मेक करना था जो कि हमने क्वेटा वालों की मदद से कर लिया। हायर ऑफ व्हाट सैफ साहब, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है जी, दोनों में से जो हाई होगा, आपने 12 पे दिया तो 12 अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल, दोनों में से जो हायर होगा। अब एक और काम करते हैं, वैसे हमने ऐसा किया नहीं है, आप सामने बैठे हुए, मैं वो काम करने लगा कि ये वहां से चलने लगे। इन्होंने कहा जी कि मुझे ना चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए सर। मैंने कहा यार यहाँ पे तो रेंट जो है ना 15,000 रुपया है कमरे का, बल्कि एक्चुअली है 10,000 में मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा यार कोयटा से आ रहा है, इसे क्या पता होना है कितना है, चलो इसको ना खींचते हैं कि 10,000 वाला 15,000 में चढ़ाते हैं। ये आए, मैंने क्या किया, 7,000 के बजाय इनसे कितना चार्ज कर लिया, एक्चुअली कितना चार्ज कर लिया जी, 15,000। फेयर मार्केट क्या है 10,000। अब क्या होगा, एक्चुअल होगा या फेयर मार्केट वैल्यू होगा, हायर पे होगा, क्योंकि हमने इनको यूज कर लिया, इनको लाहौर का नहीं पता था। ठीक है, वैसे हम ऐसा हमने नहीं किया भाई, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए किया है, अभी आप सामने बैठे हुए हैं। ठीक हो गया जी, तो आपको ये बात समझ आ गई कि जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स रिसीव्ड या रिसीवेबल, उसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअली रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आमतौर पर हॉस्टल का वो कमरा जितने पे चढ़ता है, आमतौर पर हॉस्टल का वो कमरा जितने किराए पे चढ़ता है, उसी विसिनिटी में उसे फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू वही होती है ना, आमतौर पर ये मार्कर है, मार्कर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आमतौर पर 50 की बिक रही है तो 50 ही है। अगर आप 50 से कम की बेच देते हैं किसी वजह से, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बेचेगी। ठीक हो गया, चलो अच्छा जी, अब तो एक तरफ तो डिस्कस हो गया सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 में यही था, और अगर इसमें कुछ और आएगा बुक के अंदर तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। अभी वो जब हम कंप्लीट करेंगे ना, क्योंकि इसमें सीक्वेंस बनाई हुई है ना, उस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो रह जाएंगी चीजें एंड में अगर तो फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी, चलो आगे ना वो डिडक्शन के बारे में बात करना चाह रहे थे। यहाँ तो रेंट आ गया ना, रेंट तो आ गया ना, पता कि रेंट कैसे आना है। चलो अब आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सा स्टूडेंट 5 आवर्स कमिटमेंट के साथ पढ़ रहा है। 5 आवर्स पढ़ रहे हो जी मुफस्सिर? नहीं, रेगुलर में डिवाइड करके ऑफिस आवर में एक आवर यहाँ से जाते हुए रेगुलरली ऑफिस में भी ना दाशा लगा लिया, कंप्यूटर में सेव, लैपटॉप में सेव किया हुआ है डाटा, लैपटॉप में सेव करो और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लाइव मिल जाता है, उसको उठा लो। अब ये बुक भी आ गई, एक आपको दे दी। बुक की बात हो रही है तो वो किधर है यार हमारा, हाँ जी जी, ये ले जी। ये स्पेशली अगर मैंने ये लिखनी होती ना तो मैं बड़ी पहले लिख चुका होता, लेकिन इसकी एक रीज़न है इसको लिखने की। अब वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह छठा बैच है मेरा, तो हर बच्चा यही कंप्लेंट कर रहा था कि सर कि ठीक है वो तो हम प्लेन रीडिंग कर लेंगे, लेकिन हम एमसीक्यूज़ कहाँ से करें, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज़ हैं आपके पास उसमें ये गारंटीड है कि अगर उन एमसीक्यूज़ को अकॉर्डिंग टू डेट बुक जो वहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क्ड है वो आप लिख के आ जाए, 70% से ऊपर नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि 30% तो उसमें है ना, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। तो इसमें बहुत से साथ मैंने
ये जो कैंडिडेट है इनको भी इन्वॉल्व किया, खुद भी कोई 10-15 दिन लगाए इसके ऊपर। एक और ACMA को लिया जो शहजाद साहब है जिन्होंने इसमें पूरी हेल्प की। तो कोई 30-35 दिन लगाने के बाद ये हमको अबाउट 3000 MCQ बनाने में कामयाब हो गए। और वी आर नॉट क्लेमिंग दैट इट विल बी अ परफेक्ट बुक। परफेक्ट ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमने ये नहीं किया कि जनाब बस ऐसे पकड़ा चलो जी, नहीं, हमने कोशिश की है कि इसमें से गलतियों को रिमूव करें और कुछ अपने जिस तरह MCQs यहाँ मैं बनाता हूँ इस तरह MCQs बना के मैं ऐड करूँ। तो हमने अपनी इनपुट की ICMA, CA, पुराने इंस्पेक्टर के मेरे पास जो अपने जब मैं पीयर हुआ था वो वाले क्वेश्चन, इन सब का कम्बिनेशन करके ये मैंने कहा कि आप टाइम में MCQs की प्रैक्टिस करो। ये अपने जो स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि सर MCQs के लिए दें, तो उसके लिए फिर हमने ये बना दी है। ये पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है और होपफुली थर्सडे को आ जाएगी। तो रीडिंग के लिए आप लोग बेयर एक्ट पढ़ें। अब तो मैं कहता हूँ कि बेयर एक्ट आप परचेज भी ना करें, सिर्फ डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर जितना टाइम लगा सकते हैं लगा लें और बाकी MCQs को फिर अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इंशाल्लाह होपफुली और लेने के लिए ये नंबर हम बता देंगे, उस पर ये बुक हाउस वाला ही है, वो आपको डिस्कस कर देगा। स्कर्दू में चाहे चाहिए हो या फिर कोयटा में चाहिए हो। पास पेपर डाला है इसमें? हाँ, सारा कुछ डाला है। वो पेपर भी डाले जो हमें आए थे। ठीक है, मिक्स करके अलग करो। हाँ, मिक्स करके डालें अलग। नहीं मैंने इसका ये मैंने किया है कि क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में उसको हाईलाइट करवाया। ठीक है, उन्हीं 4 के पीछे एंड में जाके नहीं देखोगे आंसर कौन सा है। तो मैं जब किया करता था कि आंसर को फिर हमें खुद से पीछे से देख के आके हाईलाइट करके करना पड़ता था। तो मैंने समझा कि ये ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो करेक्ट है वहीं पे उसको मार्क कर दो। ये सबसे अच्छा है। ठीक है ना। तो तमाम जितने भी इंग्लिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उसी को मैंने कवर किया। अच्छा जी, हाँ ये बताओ 15 है डिडक्शंस सारा कंप्लीट हुआ है? हाँ वर्ड बाय वर्ड बताओ। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग। ये मौजूद है ना, ये हमारे इधर ऑनलाइन वगैरह। हाँ जी। इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा आप लोगों को? आवाज भी ठीक जा रही है और वॉल्यूम भी क्लियर है? हाँ जी। इस्लाम साहब देख लें, गवाही है कि पूरी क्लास जो है उनको सही जा रहा है। शहजाद साहब क्लास लेते हैं तो मसाइल आते हैं। ऐसे ही है ना। 15A डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम। डिडक्शंस इन इन कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग इनकम इनकम चार्जेबल चार्जेबल अंडर द हेड अंडर द हेड। ये पेपर में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हेड कोई ना कर रहा है? कौन है वो इधर का हमारा? बस ये तो हाँ बस वासद वकील साहब। हाँ ये सर हमने फिर भी याद कर लिया। क्या? ये डिडक्शंस ये बस हाँ नहीं, याद सारा करना है, याद हमने सारा करना है। लेकिन मैं यही बताता हूँ ना कि जितना बड़ा टाइटल उसके पेपर में आने के चांसेस उतने कम, जितना छोटा टाइटल उसके पेपर में आने के चांसेस उतने ज्यादा। ये मैं ट्रिक आपको देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा है, इसके पेपर में आने के चांसेस कम। अच्छा, ये मेरी पर्सनल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेगा टीचर। अच्छा देखो, जब भी
अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई ना। अच्छा, एक और बात, स्टूडेंट जो हमारी क्लास में आ रहे हैं उनको इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि हमारी आप लोगों का बैच नंबर 4 में कब स्टार्ट हुआ था? 15 नवंबर 15 नवंबर को, 21 25 को 25 या 25 को 21 को, और हमने कहा था कि हम 40 दिन के लिए चलेंगे, 26 को हुआ था। लेकिन हमने ये साथ कहा था कि अगर टाइम बढ़ जाता तो आपको पढ़ाते रहेंगे। जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारी कमिटमेंट है पढ़ाने की आप लोगों को। ये मैटर नहीं करता कि दिन कितने हम दे रहे हैं, अगर हमें टाइम मिला तो हम कैसे जाएंगे, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये नहीं होगा कि 40 दिन में जितना पढ़ा ठीक है, अकेडमीज की तरह बाकी खत्म। ठीक है जी। अभी तक राव साहब की एग्जाम्पल मौजूद है। राव साहब, आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? मेरा भी नवंबर में हुआ। नवंबर में तो हमारा हुआ था। नवंबर में आपका दूसरा बैच है, आप क्या कर रहे हैं? अगस्त सितंबर में हुआ था आपका, सितंबर में एग्जैक्टिव, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में। चलो अक्टूबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो चौथा महीना राव साहब का चल रहा है। ठीक है, तो इनका भी बैच चल रहा है, तो इसमें वो परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर हमारा टाइम ओवर हो गया तो हमारी फीस खत्म, वो नहीं, वो चलता रहेगा। लेकिन ये अब मुझे पता है कि ये याद रखिएगा कि 21 को पेपर हो जाने, होपफुली मैं ये कह रहा हूँ। अल्लाह ना अगर कोई ऐसी आफत ना आ जाए, अल्लाह माफ करे, ये कोविड वगैरह जो हालात है, फिर है कि गवर्नमेंट बैन कर दे, कोई एग्जाम नहीं लेना, अदरवाइज ऐसा कोई चक्कर नहीं। चलो, डिडक्शंस क्या होती हैं जी? माइनस, ठीक है। आपने पिछले आपने क्या किया, 15 में आपने कहा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है और उसके अंदर क्या शामिल होना है, उसमें 4 फीट को भी शामिल कर लिया और जो रिसीव्ड आर रिसीवेबल को भी कर लिया। अब उनको तो लिख लिया, लेकिन क्या उसमें कुछ चीजें माइनस भी होगी? जी होंगी। अगर कोई किसी ने बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई है तो उसके कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जी। कि बिल्डिंग बगैर मेंटेनेंस के चलती रहती है, कभी टूटी खराब होगी, कभी डिस्टेम्पर होने वाला हो गया, कभी कोई और दरवाजा टूट गया, तो ये किसकी एग्जांपल है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की है। तो जो डिडक्शन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, या आप कह लो रिपेयर्स। तो रिपेयर्स आपने जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, जिसमें रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों आ गए, उसमें से जितना दिल करे उतना रिपेयर पे आप माइनस कर लें। 150 कुछ कानून ने ये नहीं कहा कि यार बस यहाँ तक आप माइनस कर सकते हो रिपेयर्स के हेड के अंदर। रिपेयर्स की हेडिंग जो है ना, इसमें हम आपको मैक्सिमम इतना आप कर सकते हो। इतना है जी, 150 1/5 किसका? of the rent. लो जी, 1/5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। इसको हम वैसे अगर परसेंटेज में करें तो कितना बनेगा? 0.220. परसेंटेज में यार, Yes sir. 20% बनेगा. एग्जैक्टली सही, लेकिन 1/5 ही है, 1/5। ठीक है, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डिडक्शन कितनी अलाउड है? 1। अच्छा, यहाँ पे एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है। अब आप किसी किस्म की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उसको अगर रेंट पे चढ़ाते हैं तो क्या आपको रिपेयर की मद में 1/5 डिडक्शन हमेशा अलाउ होगी? नहीं होगी। किस सूरत में नहीं होगी जी? पेपर में एमसीक्यू हो सकता है, बन सकता है। किस सूरत में नहीं होगी? सर अगर ये कोई दूसरी जगह से गिर जाती है अमाउंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिडक्शन की बात है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने प्रॉपर्टी चढ़ाई है, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी चढ़ाओगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा? वो मशीनरी ओपन प्लाट,
प्लाट की आपने क्या मेंटेनेंस करनी है ओपन प्लाट की मेंटेनेंस। अगर आप प्लाट दे देंगे, ये प्लाट इधर ये आप ले लें, यहाँ पे आप टेंट लगा लिया करें, मेरा प्लाट है, आप लोग इसको दे दिया करें किराए वगैरह पे, टेंट लगा के एग्जीबिशन वगैरह लगती है या कोई स्टेज शो करता है या कोई और काम करता है, ठीक है, ये मेरा प्लाट है, इसको यूज कर लिया करें, लेकिन मैंने मेंटेनेंस करनी है इसकी, तो मेंटेनेंस होगी इसकी प्लाट में? नहीं होगी। चलो, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ओपन प्लाट से आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी। उसकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर्स है, उसका फिर आपको क्या होगा? नहीं अलाउ। बिल्डिंग की बात है, सिर्फ बिल्डिंग पे नहीं। ओपन प्लाट के अलावा बाकी जो कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग्स बनती हैं जी, बनती हैं बिल्डिंग। बैंक वाले बताएंगे कि क्या बिल्डिंग को लोग इंश्योर करवाते हैं? होते हैं। जब कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाता है तो क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है? करता है ना, कि इंश्योरेंस की प्रीमियम देते हैं तो फिर ही इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपकी इंश्योर्ड है गाड़ी, हाँ जी। और आप हर महीने अगर गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस लें कि अगर चोरी होगी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाऊंगा, एक्सीडेंट हो गया तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाऊंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी ले लेती है, वो कुछ आपसे प्रीमियम नहीं लेती इंश्योरेंस का। इसी तरह बिल्डिंग जो है, अगर इसको आपने इंश्योर करवा लिया है और फिर आप उसके इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर लेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको डिडक्शन की सूरत में अलाउ हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो आप खर्चा करेंगे, जो आपने बिल्डिंग के लिए किया हुआ है, उसी बिल्डिंग से जो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की कमाई को इंश्योरेंस प्रीमियम रिड्यूस कर देगा। तो सब आज लगता है कि आपने ड्यूटी को लंबी की या नींद आ रही है? नहीं सर, बस ऐसी नींद आ रही है? हाँ जी, हाँ जाओ सर, ये बात में आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, जिस तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीव्ड आर रिसीवेबल बेसिस, इसी तरह डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिडक्टेबल ऑन पेड और पेएबल बेसिस। पेड और चाहे आपने इंश्योरेंस पे कर दिया है या आपका वाजिबुल अदा बन गया है, आप किसी वजह से उस रेलिवेंट पीरियड में नहीं कर सके, लेकिन आपने करना है। पेएबल है ना, जी पेएबल कहते हैं ना, कि आपने पे करना भी पे नहीं किया, ड्यू हो गया, ठीक है, तो उसकी भी डिडक्शन आप क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस कर सकते हैं। याद रखिएगा, पेड और पेएबल बेसिस, ये जितना भी पे, जितने भी प्रीमियम भर दिए, जितना प्रीमियम पे होगा। आगे लोकल रेट, सेस, टैक्स, ये कंटोनमेंट बोर्ड वाले आ जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इसका इतना टैक्स बनता है। 5 मरले का घर है, 6 मरले का, सालाना आपने 6,000 रुपये देना। प्रॉपर्टी टैक्स वही आपने घर किराए पे दिया हुआ है, घर किराए पे दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें कुछ माइनस करना है जी उस प्रॉपर्टी में से? जी कर सकते। क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लोकल अथॉरिटीज वगैरह को दिया हुआ है, उसको आप माइनस कर सकते हैं, चाहे वो पेड है या राउसम पेएबल है। इज इट ओके? यस सर। या फिर लाहौर में आप रहते हैं, एक्साइज वाले आ जाते हैं कि जनाब आपका घर है, यहाँ पे दुकान है आपकी, आपने किराए पे चढ़ाई हुई है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, आप कहते हैं चलो ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, जब मैं FBR में रिटर्न फाइल करूंगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा, जो तुम्हें दे रहा हूँ वहां डिडक्शन ले लो। ओके हो गया जी? आगे चलते हैं। हाँ, आपने अगर इनकम टैक्स, वो कहते हैं ना कि इनकम टैक्स पे किया हो, इनकम प्रॉपर्टी की इनकम का इनकम टैक्स जो है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। टैक्स जो लोकल गवर्नमेंट को दिया है, ये दोनों को अलग-अलग कर दें,
इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कुछ और चीज है। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स 1957 पंजाब में है ये वाला, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे क्लाइंट पंजाब के, तो 1957 का अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज वाले इन्फोर्स करवाते हैं। इसी तरह लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, शायद उनके 1924 का एक्ट है उनके, ठीक है, तो वो उसके तहत जो टैक्स लेते हैं उनकी डिडक्शन मिल रही है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर अगर कोई पे हुआ है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो कंफ्यूज पेपर में कर गया तो आपने इनकम टैक्स को कहा कि ये डिडक्शन आपने ये वाले टैक्स पे किए हुए, इनमें से कौन से वाला जो है वो डिडक्शन नहीं है, तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला टैक्स को साइड पे कर देना है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15 है, ये वाला अलाउ नहीं है, ये वाली डिडक्शन अलाउ नहीं है। वही बात आ गई जी, ग्राउंड रेंट पेड। अस्करी बैंक की एग्जांपल लेते हैं। अस्करी बैंक ग्राउंड जो है वो रिजवान शाह साहब कोयटा की है, ठीक है, ग्राउंड उन्होंने कहा कि रिजवान के पास तो पैसे नहीं है, सरकारी मुलाजिम है ये, तो इस पे प्लाजा नहीं बना सकता। अस्करी कहता है मैं प्लाजा बनाता हूँ। अस्करी ने प्लाजा बनाया, प्लाजा बना के दुकानें किराए पे चढ़ा दी, माल बना के, माल से वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15 अर्न करने लग पड़े। नीचे ग्राउंड किसकी है? रिजवान शाह की। रिजवान शाह को वो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ग्राउंड रेंट, तो ग्राउंड किसकी है? आपकी है। तो जब अस्करी वाले अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, डिडक्शन क्लेम करने लगेंगे, ग्राउंड रेंट माइनस माइनस कर, क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब मिसाल को किसी और तरीके से करते हैं। यहाँ पे रिजवान शाह को अस्करी वालों ने साइड पे कर दिया था कि आप बस साइड पे हो जाओ, हम खुद तमीर कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको किसी और तरीके से देखते हैं। अब डिडक्शन हम कोई और समझने लगे। रिजवान शाह साहब इंटेलिजेंट बंदे हैं, पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है, जमीन है, जमीन है, पैसा नहीं है। ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं अस्करी के पास कि अस्करी मुझे आप फाइनेंस दे दो। अस्करी कहता है क्या करना है? कहते मेरे पास ग्राउंड है, मैं वहां पे प्लाजा बनाऊंगा, प्लाजा बना के किराए पे चढ़ाऊंगा, तो आप मुझे लोन दो। आप क्या दो मुझे? लोन। लोन दो मुझे, आप मुझे लोन दे दो, जो इंटरेस्ट रेट है तो मुझसे ले लो। अस्करी लोन देता है और रिजवान शाह साहब से सूद लेना शुरू कर देता है। रिजवान साहब शाह साहब प्लाजा बना लेते हैं, प्लाजा बना के किराए पे चढ़ा देते हैं, किराए पे चढ़ा के सेक्शन 15 में इनको कमाई आना शुरू हो जाती है। उस कमाई के अंदर से ये अस्करी को जो लोन लिया हुआ है वो भी वापस करते हैं, साथ में सूद भी वापस करते हैं। अब ये बताओ, ये जो रिजवान शाह साहब जो सूद वापस कर रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जुबान में प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाता है, जो शाह साहब प्रॉफिट ऑन डेट दे रहे हैं अस्करी बैंक को, क्या ये डिडक्शन अलाउ है? जी बिल्कुल। बिल्कुल लिखना है जी अलाउ है। पॉइंट समझ आ गई थी ये वाली? चलो शुक्र है जी, मिसालें हम सही बनानी सीख ली हमने, हैं? अच्छा जी, अच्छा ये याद रखिएगा जी। कि ये सिर्फ सहूलत अगर आपने लोन शेड्यूल बैंक से लिया हुआ है। ये असली क्या है? असली इज शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक से लिया हुआ है, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी HBFC। HB से लोन किससे लिया है? HBFC शेड्यूल बैंक से। HBFC या शेड्यूल बैंक। फिर लोन लेके उसके ऊपर लोन भी वापस कर रहे हो और इंटरेस्ट भी वापस कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट है जिसको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जा रहा है वो वाली डिडक्शन लाओ। बिल्डिंग नहीं बना है, हाँ, बिल्डिंग अगर नहीं बना है, जिसने बिल्डिंग बनी थी, आपने सिर्फ ये कमरा बना दिया, उसके लिए लोन
फिर भी ठीक है, अगर इसको बना के देखो आपने कंस्ट्रक्ट किया या पहले से कंस्ट्रक्शन को बेहतर किया या उसको इनहेंस कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने की वजह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आनी शुरू हो गई और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो फिर अगेन डिडक्शन इज क्वेश्चन आया है कि जो प्रिंसिपल वो साथ साथ पे कर है, अमाउंट जो लोन की है वो भी डिडक्ट होगी नहीं, प्रिंसिपल जो है वो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी डिडक्शन मिलेगी। ओके हो गया जी। अब हाँ, एक और चीज, रिजवान शाह साहब ने प्लाजा बना लिया, प्लाजे की वैल्यू में इजाफा हुआ। कहीं जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लोन लेने का रिजवान शाह के दरमियान और अस्करी बैंक के दरमियान, तो उसमें कोई शिक डाली हुई थी अस्करी बैंक ने बड़ा तेज होने की वजह से कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा होगा तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो इजाफा होगा उसमें भी हमारा हिस्सा होगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी की आपने लोन लेके कंस्ट्रक्ट किया और प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा हो गया और बैंक अपना हिस्सा लेने आ गया, शेयर लेने आ गया, तो शेयर की जो आप शेयर उसे दोगे वो भी क्या हो जाएगी, डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अगला जी नेक्स्ट जो है, ये मैं समझ रहा था छोटा सा है, हमने ऐसे ही खत्म कर दिया, काम लंबा होता है। ये तो बेकार की है, एक पूरा पेज ऐसे होता नहीं है, मैं ऐसे ही इसको लंबाई किए जाता हूँ ना। खत्म कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। मॉर्टगेज, अच्छा ये मॉर्टगेज जो है ना, ये पाकिस्तान में तो कम है लेकिन यूके में बहुत ज्यादा है, यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा है। लोग एट वंस घर नहीं खरीद सकते, यहाँ पे तो हम अगर खरीद लेते हैं ना, लेकिन वहां पे लोगों से घर खरीदना मुश्किल काम है। वो क्या करते हैं, वो बैंक से रब्ता करते हैं। लेट्स सपोज आई एम inhabitant of United Kingdom. I live in London. I want to buy a house. Generally, people are not able to buy a house upfront. They will go to a bank, take a loan, and then buy a house. No. रिजवान शाह साहब अगेन, आज आप फतेह चढ़े हैं तो आपको ही पकड़ते हैं। रिजवान शाह इज लिविंग इन लंदन समझाने के लिए, ठीक है जी। इसको नीड अ हाउस, ही गोज टू बार्कलेज बैंक, कि बार्कलेज बैंक, आई वांट टू बाय दिस हाउस, प्लीज गिव मी अ लोन, ठीक है जी। What Barclays will do? Barclays will say that please give the ownership of this house to me. It will be the collateral. It will be the collateral for this loan. Every month, come to us, pay your principal amount along with interest, and when the whole mortgage process will complete, we will release your ownership document. So this whole process is mortgage process. Who is the mortgagee over here in this picture? Who is the mortgagee? Who is the mortgager? ऑनर सर जो बात एक है mortgager और एक है mortgagee. So I think Barclay is the Barclay is a mortgagee. Is gagee and this is gager. सही।
अब रिजवान शाह साहब इस घर को खरीदने के लिए खरीद के इन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने लग गए। रेंट समझो लाहौर, ये घर में लाहौर में आ जाओ, जी ये घर लाहौर में है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने लगे, लेकिन मॉर्टगेज प्रोसेस की वजह से बैंक को कुछ ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जी अब ये इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए अलाउ है या नहीं है? अलाउ है जी। आपको मॉर्टगेज का प्रोसेस भी समझ आ गया, आपको मॉर्टगेजी भी पता चल गई, आपको मॉर्टगेजर भी पता चल गया। ये इमरान खान साहब यही करने लगे थे कि लोग हर एक का अपना कर, हम मॉर्टगेज करेंगे। उसे नहीं पता भाई यहाँ मॉर्टगेज शॉर्टगेज नहीं चलता यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। वो यही कहना चाह रहे थे ना कि हम वो यूपी वाला प्रोसेस करेंगे, फ्लैट बनाएंगे, हम एक्सपैंड नहीं करेंगे शहरों को, हम शहरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह की कुछ नहीं होती थी बातें। इस तरह कि हम ग्रीन फील्ड को रहने देंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम इस तरह फ्लैट बनाएंगे। वर्टिकल, हाँ वर्टिकल, हाँ वर्टिकल जाएंगे, हम हॉरिजॉन्टल नहीं जाएंगे, जो अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। ठीक है, तो तो ये जो डिडक्शन होगी सिर्फ इंटरेस्ट पे होगी या प्रिंसिपल अमाउंट? इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट। तुम देखो, क्योंकि वही तो बाकी तो जो है वो प्रिंसिपल वापस कर। अच्छा जी, अच्छा कुछ ऐसा होता है कि चलिए हम अब फरद अब्बास साहब की तरफ आ जाते हैं। इनके लाहौर में दिल्ली कह रहा हूँ, अनारकली में हॉस्टल है। अनारकली में हॉस्टल होने की वजह से इन्होंने किराए पे चढ़ाया हुआ है। 25-30 कमरे हैं, उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने एडमिन मैनेजर रखा हुआ है। एडमिन मैनेजर रखा हुआ है ताकि बिजली खराब हो ठीक करवा दे। मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट हैं, वो जब जब फर्ज साहब किराया लेने जाते हैं, कभी एक का रूम बंद होता है, कभी दूसरे का बंद होता है, कभी तीसरे का बंद होता है, किराया मिलता नहीं है। तो इन्होंने कहा जी जो एडमिन मैनेजर रखा हुआ है कि तुमने किराए भी इकट्ठे करने हैं, तुमने मसाइल भी हल करने हैं, तुमने ये भी करना है, तुमने वो भी करना है। मीनिंग देयर बाय एडमिन करने पे प्रॉपर्टी जिसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, उस पे एडमिन की एक्सपेंडिचर जो है क्या वो डिडक्शन अलाउ है या नहीं है? है जी, बिल्कुल डिडक्शन अलाउ है, लेकिन कितने अलाउ है, क्या परसेंटेज है उसकी? यहाँ पे वो कह रहा है 4%। एडमिन के एक्सपेंसेस 4% अलाउड है, लेकिन 4% किसका जी? 4% ऑफ व्हाट? रेंट चार्जेबल RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये तो 4%, क्या इतने हमेशा 4% ही हुआ करेंगे? कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि वो जितना भी रेंट आया करेगा उसको 4% मल्टीप्लाई करके एडमिन वाले को मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह देनी, इससे मैंने तुम्हें आगे पीछे नहीं देनी। एक्चुअल कुछ और भी हो सकते हैं। अब फरद अब्बास जी बताएगा कि एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इन दोनों में से कौन से वाली की डिडक्शन अलाउ है? एक्चुअल की अलाउ है या 4% ऑफ? हाँ बताओ जी, नहीं देखे बगैर बताओ ना, देखा नहीं है बताओ। FBR जब डिडक्शन देता है तो हमेशा कम देता है या ज्यादा कम देता की है? तरफ जाता है। तो एक मैं कह रहा हूँ, जब तुक्का भी लगाना है तो लॉजिक बना लो, whichever is less। whichever is less। जब डिडक्शन दे रहा है इसका मतलब है आपको फायदा दे रहा है, तो फायदा कम ही देगा देते हैं, ना। आपने बताया था। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये लॉजिक जो है कि डिडक्शन अगर देखो एक्चुअल हो गया 10%, हाँ जी। आप कहते हो मेरी एक्चुअल जो है ना वो डिडक्शन जो है ना वो अलाउ कर देना। नहीं 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 नहीं, दोनों को कंपेयर करो, जो कम है लोअर। अगर एक्चुअल हो गया 2% और ये 4%, आप बताओ कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी? एक्चुअल मिलेगी लोअर। सही हो गया। तो FBR में कल आपने भी पॉलिसीज बना दी। सर कितना रह गया ये? बड़ा पड़ा होगा अभी तो एक पेज पड़ा है। अभी देखो, लेकिन देखो इसमें है क्या क्या हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपने वकील साहब रखे हुए हैं, वकील साहब को अगर आप फी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
लीगल एक्सपेंसेस, तो लीगल एक्सपेंसेस अगर आप देते हैं तो क्या वो एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउ है या नहीं है? अलाउ है। वकील साहब के लिए हर चीज अलाउ है। ठीक है जी। कोई परसेंटेज है सर? यार यहाँ लिखी तो कोई नहीं वो हुई। तो सर बता देते। अच्छा, अच्छा यार, आप एक बात ना बड़ी क्रिटिकल आ, और वो क्रिटिकल ये है कि हमने ही डिसाइड किया कि सेक्शन 15 के अंदर रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसे मैं आरसीटी कहता हूँ, आरसीटी के मैंने कहा चाहे रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। पिछले साल 2021 का टैक्स ईयर जो गुजरा वो खत्म हो गया था। मैं इसको साफ करता हूँ। अच्छा, 30/6/2021 टैक्स ईयर खत्म हुआ। इस टैक्स ईयर को क्या कहते थे? 21 यकम से नया टैक्स ईयर शुरू हो गया और ये इंशाल्लाह खत्म होगा 22 पर टैक्स ईयर 22 के लिए। ठीक है, इसको टैक्स ईयर 22, टैक्स ईयर 21 के अंदर हमने जो कुछ रिसीवेबल थे उनको शामिल कर दिया कि ये हमारी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी है। अरसा गुजर गया, कोशिश की कि राव साहब को किराया दे दो, आपकी मेहरबानी है किराया दे दे, मैं गरीब पैसे नहीं देता। ये देखो वो कर देते हैं। हाँ नहीं ऐसे नहीं कहना, ये मेरे स्टूडेंट है, मैं जो मर्जी आप लोगों ने इस तरह की अच्छाई कर लो, किसी की दूसरी नहीं कहते। तो सैफ को कहता हूँ, उसने क्या कहना। ठीक है, तो सैफ साहब कोयटा से आए, रिसीव और रिसीवेबल था, पेपर दिया, किराया दिए बगैर ही बैग उठाया, गाड़ी में बैठे चले गए वापस कोयटा। अब जो ओनर है वो कहते कहाँ से लूं यार किराया, एक तो किराया नहीं दिया, एक उस पर टैक्स भी दे दिया रिसीवेबल बेसिस पे, एक तो मुझे इनकम हुई नहीं, और टैक्स दे के नहीं गया बंदा, और दूसरा मैंने पिछले साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको ऐड भी कर दिया था। दो नुकसान होते हैं। अब मैं क्या करूं? तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कोई मसला नहीं है, जितना वो किराया तुमने दिया था ना, जो तुम्हें मिल नहीं सका, जितना तुमने पेश कर दिया था कि ये मेरा रिसीवेबल है, और सैफ साहब चले गए कोयटा, गुस्सा तो नहीं कर रहे ना सैफ साहब? ठीक है, तो अब इस तरह करो, तुम जो पिछले साल इस साल का है ना, उसके अंदर से ना जो नहीं मिल सका वो डिडक्ट कर, अलाउ है जी, डिडक्ट कर, लेकिन कुछ तरीके से करो। वो तरीका क्या है कि तुमने क्या कोशिश की किराया लेने की? जी हमने कोशिश की। क्या किया है जी? सैफ साहब के ऊपर FIR दर्ज करवा दी। ठीक है, इन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर बड़े फोन किए, हमने कोशिश कर ली, इसके बावजूद भी सैफ साहब नहीं दे रहे। इन्होंने फोन ही बंद कर दिया कोयटा जाकर कि नहीं सिम ले लो, 100 रुपए की आ जाती है, फ्री आ जाती है, इसका नंबर ही बंद कर दो। ठीक हो गया। अच्छा जी, चाहे दूसरे कोयटा वाले नाराज हो रहे हो, जो बाकी हाँ मेरी मिसाल ले लें। अच्छा ठीक है, तो भाई नाराज नहीं होना, बस ऐसे ही जो सामने बैठा होता है उसको मैंने एग्जाम्पलीफाई कर लिया। अच्छा जी, तो ये वो लवाजमात है, अगर ये आप पूरे करेंगे तो फिर डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर डिडक्शन। फिर दूसरा ये कि अगर जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो किराए पे देता है। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी भी सैफ साहब के अंडर है, किराए पे ली हुई है, तो वो सारी खाली करवाएगा। ये नहीं कि प्रॉपर्टी ए जो है उसका इन्होंने रेंट नहीं दिया और उसकी डिडक्शन ले रहा है, वेयर एज के प्रॉपर्टी बी पे अभी भी किराएदार वही है, सैफ साहब ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, सैफ साहब से सारी प्रॉपर्टियां खाली करवाएगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टियां खाली करवाएगा, साथ में रीजनेबल एफर्ट करेगा, और फिर भी ये सारा काम नहीं होता तो फिर डिडक्शन के लिए कह देगा मैं डिडक्शन करने लगा। और मैं देख लेता हूँ कि और स्टेप क्या करेगा। लीगल प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है, जो मैंने FIR कह दिया,
लेकिन अगर समझते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग से भी कुछ नहीं मिलना, यूजलेस है, तो फिर ना भी करें तो अलाउ है कि लीगल प्रोसीडिंग से भी रिजल्ट नहीं है। कुछ चीज़ें होती है कास्ट इफेक्टिव। मिसाल के तौर पर केस करने का खर्चा आ रहा है जी 20,000, सैफ साहब से लेना कितना है 2,000, तो फिर 2,000 लेने के लिए 20,000 वकील साहब को देते हैं, वकील साहब के रिडक्शन अलाउंस डाल लें, ठीक है जी। तो वो कहते हैं ऐसा काम करना है कि अगर यूजफुल है तो फिर काम करना है, कि 2,000 लेने के लिए 20,000 अदालत को दे दें, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी। और तीसरी बात वही मैंने कहा था कि डिडक्शन सिर्फ उस किराए की मिलेगी जो नहीं मिल सका, जिसको पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया था। अगर पहले आपने उसको अपना ऐड ही नहीं किया, आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं है, तो डिडक्शन किस चीज़ की लेने आ रहे हैं? तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पहले ऐड किया हो, लीगल प्रोसीडिंग्स की कोशिश की हो, तमाम प्रॉपर्टियां उससे खाली करवा ली हो और रीजनेबल एफर्ट कर ली हो, तो फिर आप डिडक्शन के लिए आ सकते हैं, जो कि रेंट रिसीव नहीं हो सका। ये 4-5 पॉइंट है, वो पेपर में पूछ सकता है, ये अल्लाह के बंदों से याद करना, ठीक है जी। तो यार काम लंबा होता जा रहा है, तो आज मैं थोड़ी चीजें यार आप लोगों की आसानी के लिए इसको लेट्स एंड द रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग एंड करें ताकि कुछ चीजें हम ऑफलाइन भी कर लें।